डेफिनेटली गॉट 50 क्वेश्चंस अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि पेपर वन जो है उसके अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब डीआई के टॉपिक से ही 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो जो पैटर्न है डीआई का वो भी फिक्स्ड है। ठीक है। तो वो चीज़ है पेपर वन के अंदर, बड़ा इजी है स्कोर करना 40 क्वेश्चंस 50 में से। बट पेपर टू एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। बट पेपर वन में ऐसा नहीं है। पेपर वन थोड़ा लिमिटेड है, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो पेपर वन के अंदर सभी बच्चे जितने भी हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से 40 का टारगेट लेके चलना। मतलब ये 40 क्वेश्चंस ना, आपके जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, ओके, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो मॉक टेस्ट में रेगुलर बेसिस पे आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। मान लो इसे कम नहीं आ रहा, इट मीन्स आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको दोबारा से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चंस ठीक होने ही चाहिए। सोच रहे हो कि 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं टारगेट कर सकता हूँ क्या? जी, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। 40 क्वेश्चंस मीन्स 40 क्वेश्चंस, इससे कम नहीं। ओके। तो पेपर वन में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, पेपर वन को। ओके। अब बात करें थोड़ी सी पेपर टू की। पेपर टू में मैं आपको बताऊं, इस बार जो हाईएस्ट स्कोर गया है यूजीसी नेट के अंदर, पेपर टू के अंदर, वो गया है 224, 224। ओके। एलएनआईपी के दो बच्चे हैं, एक पीएचडी स्कॉलर है और एक मास्टर्स फाइनल ईयर का बच्चा है। उसने 224 नंबर स्कोर किया है। ओके। और अगर बात करूं हम अपने एजुकेशन ग्लोज की, तो एजुकेशन ग्लोज में हमारा स्टूडेंट है नवनीत, उसके 208 नंबर बने हैं। ओके। और भी ज़्यादा बन सकते थे 208 से, अगर पेपर वन पे थोड़ा सा और फोकस करता हो तो। 208 नंबर लेकिन उसके बने हैं। ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोरर है 208। रीजन बिंग 208 नंबर लाने का, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। 208 नंबर लाने का बस एक ही रीजन है। क्या चीज? एक तो पेपर वन में इसके अच्छे मार्क्स हैं, पेपर वन में अच्छे मार्क्स हैं। और दूसरी चीज, पेपर टू के अंदर क्या किया इसने? पहले थ्योरी पढ़ी अच्छे से। ओके। थ्योरी पढ़ी, क्लासेस के अंदर जो पढ़ाया गया। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद इसने क्या किया? इसको अच्छे से रिवाइज किया है, रिवीजन अच्छे तरीके से करी इसने। ओके। जब आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह देखता था, तो मेरा डिस्कशन जनरली होता है सभी बच्चों से, मैं करता हूँ तो वो क्या करता था, जो एक टॉपिक है, मान लो हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, तो पर्सनैलिटी की जो जो डेफिनेशंस हैं उसको याद होती थी कि ये डेफिनेशन, ये की पॉइंट है। फिर पर्सनैलिटी के अंदर जो थ्योरीज हैं वो इसको याद होती है सेग्रीगेट करके, भाई ये 5 थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ है, ये थ्योरी के अंदर ये चीज़ है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ है, इस थ्योरी के अंदर ये चीज़। तो इस तरीके से उसने पूरा पढ़ रखा था। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने, नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने 3 टाइम्स सॉल्व किए हुए हैं। ओके। और इसके साथ साथ इसको जो एक प्लस पॉइंट मिला है, बोनस पॉइंट मिला है, वो किस चीज से मिला है? इस बार एग्जाम में इसका था यूके एलटी का एग्जाम। किस चीज का? उत्तराखंड के अंदर एलटी का एग्जाम हुआ था, अगर आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले। ओके। तो साथ साथ ये यूके यूके एलटी का प्रिपरेशन भी कर रहा था। उसके अंदर कुछ नहीं कर रहा था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे इसके। पढ़ के यहां से पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो यूकेएलटी की जब प्रिपरेशन कर रहा था, इसके अंदर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके। तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहा था वो, जिसकी वजह से इस बार नेट में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए उसके अंदर उसने अच्छा स्कोर किया। तब जाके इसके 208 मार्क्स आए। तो अगर आप देखोगे कि आपको प्रिपरेशन में क्या क्या चीज ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज है आपकी, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ओके। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन होना चाहिए अच्छे तरीके से। रिवीजन होने के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, 3 टाइम्स सॉल्व हुए होने चाहिए। ठीक है। सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने का मतलब है कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके, कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है, कहाँ से है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप 3 टाइम्स जो है
वो पेपर सॉल्व करोगे। जब पीवाईक्यू सॉल्व हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, रिवीजन जब हो गया आपका, तब आता है, अब ध्यान से रखना, अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं लाया हूं। इसके बाद आप क्या करोगे, जिस हिसाब से न्यू पैटर्न चेंज हुआ है, जो सेट के पेपर हैं, ओके, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सेट के पेपर्स। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल सेट हो गया, उत्तराखंड सेट हो गया, महाराष्ट्र सेट हो गया, गुजरात सेट हो गया, तो इन सेट के पेपर सॉल्व करने हैं आपने। ओके, और जब ये सॉल्व कर लोगे, तब जाके आप लोग आइएगा मॉक टेस्ट के ऊपर। ओके, तो ये चीज है। तो इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, इसको लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी करना है इसको करके दिमाग में बिठा लो। सिलेबस कंप्लीट पूरा। अब देखो, होगा क्या, मेरी तरफ से सिलेबस कब कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट होगा, जून में आपका एग्जाम है, तो मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट होगा अप्रैल में, सॉरी मई में। जून में एग्जाम है आपका, तो मेरी तरफ से सिलेबस आपका कंप्लीट होगा मिड मई। ओके, ये स्टार्टिंग वीक ऑफ मई जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप एक महीने, मान लो एक महीने का टाइम मिला आपको, 1 मंथ टाइम मिला, तो 1 मंथ के टाइम में क्या आप रिवीजन कर पाओगे क्या? क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कर पाओगे क्या? सेट के पेपर सॉल्व कर पाओगे क्या इतना? मॉक टेस्ट दे पाओगे क्या इतना? नहीं कर पाओगे। तो कैसे करें जी? इस तरीके से कर सकते हो आप कि आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले प्रीवियस बैच के, तो उसमें से जो 2-3 चैप्टर है वो पहले ही कंप्लीट कर लो। जैसे अभी साथ साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो वहां से मान लो रिसर्च पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, इस तरीके से उसके नोट्स वगैरह पहले बना के रख लो, ताकि लास्ट के टाइम पे ना आप 2-3 महीने क्या करो, सिर्फ रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, सेट के पेपर सॉल्व करो और मॉक टेस्ट लगाओ। 2 महीने यही करना है सर, सिलेबस कंप्लीट कर, बर्डन नहीं रहेगा आपका। तो अगर इस तरीके सॉरी, इस तरीके से करते हो आप, तो नेट ना निकले फिर मुझे बताना, अगर ये चीज कर लेते हो तो। ठीक है, बाकी इस बारी आपका एडिशनल और भी है, आपको तो सिलेबस कंप्लीट होते ही मैं क्वेश्चंस दूंगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस दूंगा इस बारी। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब आइए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का इसके ऊपर, फिर हम लोग स्पोर्ट्स क्या कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ नेट का, नेट के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। अगर ये, मैंने वैसे वीडियो बनानी है इस टॉपिक के ऊपर, टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर आप यूजीसी नेट का कट ऑफ देखोगे, ओके, यूजीसी नेट का अगर आप कट ऑफ देखते हो, जून 2024 का और दिसंबर 2024 का, ठीक है, और इससे पहले मान लो दिसंबर 2023 का, तो दिसंबर 2023 तक सारी चीजें ठीक थी, जो पैटर्न चलते हुए आ रहा था, जो चीजें चलते हुए आ रही थी, उस हिसाब से सारी चीजें चल रही थी, जो भी कट ऑफ था, 2 नंबर कभी ज्यादा 2 नंबर कम, इस तरीके से दिसंबर 2023 तक चल रहा था। लेकिन जून 2024 में हुआ क्या, एक एडिशनल चीज ऐड ऑन हुई। एडिशनल क्या ऐड ऑन हुआ कि भाई पीएचडी का एक क्राइटेरिया ऐड हुआ, एक चीज, एक न्यू ये चीज हुई थी। ठीक है, दूसरा चीज क्या हुआ भाई, पीएचडी के साथ एक बार तो यहाँ पे आपका पेपर भी लीक हुआ था। ओके, पेपर लीक हुआ, पीएचडी का क्राइटेरिया ऐड हुआ इसके अंदर। अब इन सब रीजन की पेपर लीक होने की वजह से क्या हुआ, पेपर लीक होने की वजह से एक तो कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। ओके, और पीएचडी का क्राइटेरिया ऐड होने की वजह से जो थोड़ा सा बार था कट ऑफ का, वो थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों चीज जब साइमल्टेनियसली सामने आई, तो आपका जून 2024 का जो कट ऑफ था, वो अगर देखोगे जनरल का, तो वो 10 नंबर से बढ़ा। कितने से? दिसंबर 2023 से अगर कंपेयर करोगे तो 10 नंबर से बढ़ा। जनरली होता क्या था, +2 या -2 इस तरीके से कट ऑफ के अंदर ऊपर नीचे होता था, बट अचानक से सडनली 10 नंबर बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा आपका कट ऑफ बढ़ा है जून 2024 में। अब हम बात करते हैं किसकी, दिसंबर 2024 की। दिसंबर 2024 में क्या हुआ ऐसा कि भाई 8 नंबर और कट ऑफ बढ़ गया, 8 से 10 नंबर और कट ऑफ बढ़ गया इस बारी, जो प्रीवियस कट ऑफ था जून का। एक साल में बच्चे, एक ईयर में बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए क्या कि 20 नंबर से सीधा कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। एक साल के अंदर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 20 नंबर से कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। नहीं, अब देखो इस बार हुआ क्या, इस बारी 6 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो इनकरेक्ट थे।
ओके। जिसकी वजह से हुआ क्या, 12 नंबर जो है सभी स्टूडेंट्स को मिला। ठीक है, 12-12 मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट्स को मिल गए, जितने भी थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। ठीक है, तो कट ऑफ जाके वो जनरल की आपकी 178 पे जाके बैठ गई, और जेआरएफ की 200 पे चली गई। तो ये जो 12 नंबर है, ये 12 नंबर की वजह से कट ऑफ इंक्रीज हुआ है इस बारी। अदरवाइज ये 12 नंबर नहीं होते इंक्रीज, तो कट ऑफ अगर आप देखते तो कहाँ लटकती कट ऑफ। कट ऑफ जनरली आपकी लटकती यहीं पे, इसी के आसपास, मान लो 178 है ना, तो 168 के आसपास लटकती है आपकी कट ऑफ। मान लो ज्यादा 170 जाती, इससे ज्यादा नहीं जाती, अगर ये क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट नहीं होते तो एक चीज तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अभी। क्या कह रहा हूं मैं, एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अपना, कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए अपना एम जो है वो 180 प्लस रखो। ठीक है, जनरली आप अगली बार, मैं ना अगली बार कट ऑफ अभी प्रिडिक्ट करके बता दूंगा आपको, अगली बार कट ऑफ कितनी रहेगी जून 2026 के अंदर, अभी बता रहा हूं आप लोगों को मैं। जून 2026 के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 166 से लेके 170 के बीच में रहेगी, अगर कोई क्वेश्चंस इनकरेक्ट नहीं हुआ तो, गलत नहीं हुआ तो उन क्वेश्चंस को हटा देना। अगर सारे क्वेश्चंस ठीक रहे एनटीए से, तो उसका कट ऑफ 166 से लेके 170 के बीच में रहेगा जनरल का। बट अगर क्वेश्चंस गलत हुए तो ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, मैं आप लोग का टारगेट 180 लेके क्यों चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतना टारगेट लेके चलते हो, नेट का भी टारगेट लेके चल रहा हूं मैं। नेट का टारगेट 180 लेके चलते हो तो आराम से आपके नंबर मान लो 176 आए, ठीक है, 178 आए, तो आप सेफर साइड रहोगे अगली बारी, आपको टेंशन नहीं रहेगा ज्यादा। तो इतना 180 लेके चलो टारगेट अपना नेट के लिए। जो बच्चे जेआरएफ का प्लान कर रहे हैं, तो जेआरएफ के लिए आप 200 प्लस ही रखो। ठीक है, 200 प्लस इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना आपके, वो सिर्फ आपकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते। ये मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके जो साथ में बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया या नहीं किया है। ओके, तो उन चीजों पे भी डिपेंड रहता है आपका। तो जेआरएफ के लिए 200 प्लस टारगेट रखो अपना, और नेट के लिए 180 टारगेट रखो। ओके, अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न क्या रहेगा आपका, पैटर्न सर चेंज होगा या सिमिलर रहेगा, क्या होगा। देखो, 2000 जून 2023 तक, ठीक है, जून 2023 तक की बता रहा हूं मैं आपको। जून 2023 तक ऐसा था कि जो टॉपिक था उस टॉपिक से ही क्वेश्चन हर बारी एनटीए मतलब रिलेट करके पूछता था, और मैं आपको बताता था कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आता था। अब हुआ क्या, आपका अगली बार से एनटीए ने चेंज कर दिया पैटर्न थोड़ा सा, मतलब 40% जो पुराना पैटर्न था उसको यूज किया, और उसके बाद 60% पैटर्न चेंज कर दिया। यहां पैटर्न चेंज किया, फिर इसके बाद पैटर्न इन्होंने दोबारा चेंज कर दिया दिसंबर आपका, सॉरी, जून 2024 में भी, कौन सा, 25 में, सॉरी, जून 2025 में भी इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। ओके, और जून 2026 में भी पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। अब हम बात करते हैं कि जो ये, सॉरी जून कह रहा हूं मैं, दिसंबर 2026 में क्या हो गया, दिसंबर 2025 में भी इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। हाँ सॉरी सॉरी, 23 लिख दिया मैंने, 24 लिखना था उसको। तो अब बात करते हैं कि क्या जो अभी जून वाला एग्जाम होने वाला है, जून 2026 का, तो इसके अंदर पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। क्योंकि पिछले में रिसर्च एंड स्टैट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मतलब स्टैट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट उससे पहले के जो एग्जाम देखोगे स्टैट से हर बार क्वेश्चन आता है। तो उसको समझने के लिए ना आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर सेट होता कैसे है। क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होता है उस चीज को आपको समझना पड़ेगा पहले। अगर ये चीज समझ लेते हो तो आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। होता क्या है, अब एक एनटीए ने ना एक पूरा पैनल बना रखा है। अब उस पैनल में क्या है कि आप देखोगे कॉलेजेस के अंदर सबका एक स्पेशलाइजेशन होता है। मान लो कोई टीचर है, उसका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, कोई किसी का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन है, किसी का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है।
तो होता क्या है कि जो जो टीचर्स का स्पेशलाइजेशन है, तो उन टीचर्स को, अच्छे टीचर्स अच्छे यूनिवर्सिटीज के, उनको क्या करते हैं, ये लोग पैनल में रखते हैं, एनटीए अपने पैनल में रखती है। ओके। और सिर्फ एक ही टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए ये लोग नहीं रखते, दो तीन टीचर को जो है ये लोग रखते हैं, और उन दोनों तीनों टीचर से क्या करते हैं, क्वेश्चन मंगवाते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन मंगवाया, इससे भी क्वेश्चन मंगवाया, इससे भी क्वेश्चन मंगवाया, इससे भी क्वेश्चन मंगवाया। अब जब ये क्वेश्चंस मंगवाए इन लोगों ने, मंगवाने के बाद ये क्या करते हैं, इसको, क्वेश्चंस मंगवाने के बाद ये क्या करते हैं, इसको, यहाँ पे जो इनका डिपार्टमेंट है एनटीए का, ओके, अब ये क्या करते हैं, इसको शफल करते हैं। ओके। शफल करने के बाद ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन पेपर कोई एक प्रोफेसर फ्रेम नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भाई जो एक कॉलेज कॉलेज का प्रोफेसर है वो पूरा क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेगा, नहीं। बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं वो क्वेश्चंस भेजते हैं अपनी तरफ से। ठीक है। क्वेश्चंस भेजने के बाद जो एनटीए का डिपार्टमेंट है वो उन क्वेश्चंस को सफल करके क्वेश्चन पेपर बनाएगा। ठीक है। तब जाके आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनता है। अब जनरली होता क्या था कि भाई हर बारी तो एक्सरसाइज जियोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, जो टीचर ने भेजा उसको ले लिया, स्पोर्ट्स इनिंग से क्वेश्चन आ गए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके। तो हो सकता है जो आपका लास्ट एग्जाम था उसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आया, रीजन बीइंग कि भाई उसके अंदर उस तरीके की चीजें आई नहीं, शफल हुई जब क्वेश्चंस वगैरह, तो इसके अंदर ऐसा आया नहीं। ठीक है। या ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर जो क्वेश्चन बना रहा था। तो ये चीज हुई होगी जिसकी वजह से स्टैट के क्वेश्चन नहीं आए। अब क्या अगली बार भी स्टैट के क्वेश्चन नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, स्टैट के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि एक बच्चा नेट क्यों क्लियर कर रहा है? क्योंकि उसको रिसर्च करना है, पीएचडी में एनरोल करना है। और रिसर्च करना है, पीएचडी में एनरोल करना है विदाउट स्टैटिस्टिक्स, वो नहीं कर सकता है। इस बार का जो पेपर था, आई एम टेलिंग यू, मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन पेपर था, जिसका कोई सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। क्योंकि जब आप किसी एक स्टूडेंट को पीएचडी करने के लिए भेज रहे हो, नेट एक ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आप अगर आपने स्टैट के क्वेश्चन नहीं डाले, उसमें अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डाल रहे हो, तो मतलब ही क्या रहा उस चीज़ का? ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्वेश्चंस इतने सारे गलत हुए, 6 क्वेश्चंस गलत हुए। हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, 4 क्वेश्चंस गलत हुए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एनटीए को। और क्योंकि बच्चे ना हर एक चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, टीचर भी हर एक चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा रहा है, तो एनटीए को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। भाई डिफिकल्ट बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात, तुम जितना डिफिकल्ट बना सकते हो बनाओ, उस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक सिस्टम को तो फॉलो करो। कि आप बोल रहे हो कि भाई इसके बाद बच्चे जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, रिसर्च करेंगे, बट आपके स्टैट्स के क्वेश्चन नहीं, रिसर्च के क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेट बोर्ड क्वेश्चन डाल रहे हो, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए एनटीए। बाकी पैटर्न जो रहेगा आपका, वो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे क्या नहीं रहेगा आपका? अजर्शन क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हटा देना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आपके। ओके, 2 बार का पेपर एनालाइज करोगे तो थोड़े बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपका, जो ये सेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उससे आपका हो जाएगा। ओके। बाकी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले भी आते थे। ठीक है। सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले भी आते थे। तो इस टाइप से पढ़ने की कोशिश ज़्यादा करिएगा, मैच द फॉलोइंग में और सीक्वेंस में। ठीक है। और डायरेक्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान करिएगा। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर ये है। ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यही है आपका इस बारी का पैटर्न जो रहने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। तो ये चीज़ है, बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो पूछिए।